हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक नए क्रिएटर को सब्सक्राइबर की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 8 से 10 फैक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में कौन सी वह नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरेगी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि तुंगभद्रा नदी किन 2 नदियों का संगम है, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी याद कर लीजिएगा 2 नदियों का संगम है। पहली नदी कौन है? तुंगा, और दूसरी नदी भद्रा है, ठीक है। और यह कर्नाटक में एक स्थान है कुडली, वहीं पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और वहीं से इसका नाम क्या होता है? तुंगभद्रा, ठीक है। और वहीं से इसे तुंगभद्रा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। तुंगभद्रा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है, लेकिन यह थोड़ी आंध्र प्रदेश में भी बहती है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है? 71,417 वर्ग किलोमीटर इसका अधिग्रहण क्षेत्र है, ठीक। तुंगभद्रा नदी को चित्र के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई एक किस नदी में मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि तुंगभद्रा नदी का मुहाना कहाँ है, तो कृष्णा नदी इसका मुहाना है, ठीक है, क्योंकि ये कृष्णा नदी में मिलती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दिफू दर्रे को कहा जाता है। त्रिकोणीय संगम किसे कहा जाता है? दिफू दर्रे को त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। दिफू दर्रा यदि आपसे पूछ ले कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,587 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह दर्रा जो है 3 देशों की सीमा पर स्थित है, भारत, चीन और म्यांमार। दिफू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अक्टूबर 1960 में क्या होता है, चीन और म्यांमार जो है इसी दिफू के निकट अपनी अपनी सीमाएं अंकित करते हैं। जिसके बाद क्या होता है, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या होता है? सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। देखिए दोस्तों, सारे फैक्ट जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे फैक्ट जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए हम भारत में पढ़ने वाले विभिन्न दर्रों को देखेंगे चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को देखेंगे। जम्मू कश्मीर में यदि दर्रे की बात कर लेते हैं, तो जोजिला, पीरपांजल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? नीति दर्रा, लिपू लेक और माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश बमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा। देखिए इसी की बात कर रहे थे ना हम लोग, दिफू दर्रा की ही बात कर रहे थे। ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा यदि आपसे पूछ ले कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। नाथुल्ला और झीलेपला सिक्किम में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है।
तो आप सभी को नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अराकान योमा की बात कर लेते हैं। यह कहाँ से शुरू होता है? म्यांमार से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है? म्यांमार से शुरू होता है। और यह श्रेणी जो है उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में है। ठीक है, और इसी का अगला भाग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। अंडमान निकोबार में हम लोग मुख्यतः 7 द्वीपों को देखेंगे। कितने द्वीपों को देखेंगे? 7 द्वीपों को देखेंगे। अंडमान और निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः 7 ही द्वीपों को देखते हैं। ठीक है, तो अंडमान में सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, लोअर अंडमान। लोअर अंडमान में ही आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। सबसे नीचे लिटिल अंडमान। निकोबार में हम लोग देख लेते हैं ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि 10 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? तो याद कर लीजिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। कौन? 10 डिग्री चैनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है, यानी घूमती है ना? किस स्थान से यू टर्न लेती है? सही आंसर हो जाएगा नामचा बरवा पहाड़ी से ये यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले जो है नामचा बरवा पहाड़ी से गुजरते हुए, पर्वत श्रृंखला से गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये असम होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, और वहीं जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कहाँ से निकलती है? यदि आपसे पूछ ले, भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 5वां सवाल है कि गुजरात में स्थित पीपा पाव किस लिए प्रसिद्ध है? पीपा पाव किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो यह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। पीपा पाव भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो इसकी स्थापना याद कर लीजिएगा 1996 में निखिल गांधी ने की थी। किसने की थी? निखिल गांधी ने की थी। नेक्स्ट सवाल, 6ठा सवाल क्या कहता है दोस्तों? 6ठा सवाल कहता है कि एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और कैसी झील है? लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील यदि आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो लैगून झील उस झील को कहा जाता है दोस्तों जब एक बड़ी जल राशि से, ठीक है, छोटे जल राशि का भाग अंदर की ओर घुस जाता है और इस बड़ी जल राशि से कट जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, 1981 में चिल्का झील को याद कर लीजिएगा रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, रामसर साइट क्या होता है? आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि रामसर किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ पर इस चिल्का झील में 45% पक्षी, 32% जल पक्षी और 23%
बगुले होते हैं। इस झील में 14 प्रकार के रेप्टरों का भी निवास स्थान है। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि रेप्टर क्या होता है, ठीक है, क्या बताइएगा, आप कमेंट में बताइएगा कि रेप्टर क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारा है चिल्का झील का, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां सवाल क्या कहता है? सातवां सवाल कहता है कि तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए। तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तेमी चाय बागान सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? सिक्किम सरकार ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि भूत जालोकिया नामक मिर्च का भी नाम है भूत जालोकिया, है ना। भूत जालोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? किस राज्य में उगाई जाती है भूत जालोकिया नामक मिर्च? तो ये किस राज्य में उगाई जाती है? असम में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? असम में उगाई जाती है, ठीक है। भूत जालोकिया मिर्च के बारे में क्या कहा जाता है कि विश्व का सबसे तेज मिर्च है। कैसा मिर्च है? तेज मिर्च, यानी तीखा मिर्च है। इसकी खेती असम में की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन मुख्यतः कहाँ की जाती है? असम में की जाती है। इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9वां सवाल कर लेते हैं। भारत के कुल रबड़ उत्पादन में कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है? केरल द्वारा कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है? भारत में जितने भी रबड़ उत्पन्न होते हैं तो कितना प्रतिशत किया जाता है? 90% यहाँ केरल राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में 90% रबड़ जो है केरल द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और यही कारण है कि केरल में रबर बोर्ड की स्थापना की गई है। रबर बोर्ड केरल में कहाँ पर स्थापित है? कोट्टायम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 10वां सवाल है कि कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है? किन राज्यों के मध्य विवाद है? किन राज्यों के मध्य विवाद है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है विवाद। किसको लेकर? अलमाटी बांध को लेकर। अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है। उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है कौन बांध? अलमाटी बांध। इस अलमाटी बांध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? जुलाई 2005 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ग्यारहवां सवाल। कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कोपिली जल विद्युत परियोजना? ये कोपिली जल विद्युत परियोजना जो है असम राज्य में स्थित है। और असम में किस नदी पर स्थित है? कोपिली नदी पर ही स्थित है कोपिली जल विद्युत परियोजना। 12वां सवाल कर लेते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, ठीक है। पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र, है ना, चेन्नई में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। लेकिन अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है, और नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कर दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके भागिएगा मत, ठीक है। 13वां सवाल। विश्व के 25% थोरियम के भंडार किस देश में है? विश्व के 25% थोरियम भंडार किस देश में है? तो अपना प्यारा भारत में है। कहाँ पर है? अपना प्यारा भारत में विश्व का 25% थोरियम भंडार है। थोरियम यदि आपसे पूछ ले कैसा पदार्थ है, तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? इसमें अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः निकलती रहती है, उसी को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 90 है, ठीक है। केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ लिए भूगोल में, है ना। थोरियम का इस्तेमाल
किस में किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 14वां सवाल है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिपकिल्ला दर्रा होकर सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि सतलुज नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो पहली बार तो याद कर लीजिएगा, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर के पास जो है एक झील है, उसका नाम है राक्षस ताल। सतलुज नदी इसी झील से निकलती है और 2 राज्यों से होकर बहती है। वे राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, भारत में यदि आपसे पूछ ले कि सतलुज नदी जो है सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है किन्नौर, और किन्नौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किन्नौर के पूर्वी भाग में सिपकिल्ला दर्रा है और इसी सिपकिल्ले दर्रे से होते हुए सतलुज नदी किन्नौर जिले को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? किन्नौर जिले को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, आइए हम सतलुज नदी को चित्र में देखते हैं। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हुई अब देख सकते हैं सिंधु नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यदि आपसे पूछ ले कि सतलुज नदी का मुहाना कहाँ है, तो सिंधु नदी है। और सिंधु नदी अंततः कहाँ गिर जाती है? सिंधु नदी अंततः अरब सागर में गिर जाती है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से किन उत्तरी पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? यहाँ उत्तरी पूर्वी राज्य की बात हो रही है ना, तो आप यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर को आसानी से कर लेंगे। निम्नलिखित में से किन उत्तरी पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? आंसर कीजिए फटाफट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा उत्तरी पूर्वी 2 राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा यदि आपसे पूछ ले कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्य कौन कौन है? ये राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आइए इसे चित्र से भी देख लेते हैं। तो कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ देखेंगे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सवाल जो है परीक्षा में बार बार पूछता है। 16वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 2 अनुसंधान स्टेशन हैं। भारत के 2 अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। जबकि आर्कटिक में, ठीक है, आर्कटिक कहाँ है? उत्तरी ध्रुव पर है, आप सभी जानते होंगे। आर्कटिक में भारत ने हिमाद्री नामक अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, 17वां सवाल क्या कहता है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। नेक्स्ट सवाल, 19वां सवाल क्या कह रहा है? 19वां सवाल है कि भारत के 90% हीरे
भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? प्रसंस्कृत मतलब शुद्ध किए जाते हैं। कहाँ शुद्ध किए जाएंगे? सूरत में शुद्ध किए जाते हैं। और ये सूरत किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते होंगे, गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर हीरे की कटाई होती है, पॉलिशिंग होती है, और इसी के लिए सूरत शहर प्रसिद्ध है। अगला सवाल, 20वां सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन कौन है? ऑप्शन ए है कि सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से निकलती है, तो बता चुका हूँ, ये तो बिल्कुल सही है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है। सी क्या कह रहा है? झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, ये भी सही है। झेलम कहाँ से निकलती है? कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। डी क्या कह रहा है? चिनाब चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से बनती है, ये कथन गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि चिनाब जो है चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है। चिनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से चिनाब बनती है, तो यहाँ पर डी कथन गलत है। चिनाब नदी की बात कर लेते हैं, तो यह चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से बनती है, बता चुका हूँ। यह दो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले से निकलती हैं। ठीक है। और तांती नामक स्थान पर इन दो नदियों का संगम होता है, और यहीं से इसका नाम क्या होता है? चिनाब हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर को जोड़ती है। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड की कुल लंबाई यदि आपसे पूछ लें क्या होगा? 160 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह सड़क म्यांमार के तुमू कलेवा कलेमेयो, नाम थोड़ा क्लिष्ट है ना? क्या नाम है? तुमू कलेवा कलेमेयो को भारत में मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। अगला सवाल, झरिया रानीगंज तालचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? झरिया रानीगंज तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, है ना। तो झरिया कहाँ स्थित है? तो झरिया झारखंड में स्थित है। रानीगंज किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तलचर उड़ीसा में स्थित है और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, तलचर उड़ीसा में और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह किसके डेल्टा पर स्थित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महानदी के डेल्टा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर स्थित है ना। और यह बंगाल की खाड़ी के समीप है। यदि आपसे पूछ ले कि इस बंदरगाह की शुरुआत कब हुई थी, नोट कर लीजिएगा 12 मार्च 1966 को इसकी शुरुआत हुई थी। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पर। आपको बताना है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यदि आपसे पूछ ले कि गन्ना उत्पादन में किस देश का सर्वप्रथम स्थान है? ब्राज़ील का सर्वप्रथम स्थान है, इसके बाद भारत का स्थान है, इसके बाद चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मेक्सिको का स्थान आता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? वन विकास से संबंधित है। सिल्वीकल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वनवर्धन कहा जाता है। ठीक है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? वनों को कैसे लगाया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, उसकी संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है, और उसके स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। और यदि सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट इसके अच्छे लगे हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और हमारी वीडियो
कितने बजे आती है ये भी नोट कर लीजिएगा, रात को 8 बजे आती है। कितने बजे? रात को 8 बजे आती है। इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।